नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के जिस पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 1 सितंबर और 1 सितंबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि सभी शिफ्टों का एग्जाम है, जो कि समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके सभी शिफ्टों में जो जीके जीएस के 75 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश 70 से 72 जो प्रश्न मिल गए हैं। सभी प्रश्नों को साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में जो इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो को देखकर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ है जो कि मिला रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के प्रश्न जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। और हाँ, जो भी एसएससी पीवाईक्यू का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा था, तो आप लोग से निवेदन है कि उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी पीवाई क्लास 2023-24 के नाम से, उसको जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से जो प्रश्न है आपके उसी के इर्द गिर्द जो कि देखने को मिल रहे हैं, साथ में उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पहले आपको जाइए वहाँ पर कमेंट कीजिएगा, आपसे जो संपर्क कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ कि यक्षगान जो लोक नृत्य है कहाँ किस राज्य का है। ठीक है, यक्षगान पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। हूबहू आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन भी यही दिया गया था। ठीक है, तो ये तो बात रहा दोस्तों यक्षगान का, ये तो पूछ दिया गया है। तो क्या ये पूछा जाएगा? तो अब ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अब क्या क्या पूछा जाएगा उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो यक्षगान की पहले बात कर लेते हैं। तो ये आपका कर्नाटक का कला आर्ट है, जिसे कि हम लोग बैल आर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। साथ में आपको यक्षगान की बात करेंगे तो हुटारी, सुग्गी और कुनीथा, करगा, लांबी। ठीक है, ये सभी भी जो लोक नृत्य थे आपका कहाँ का है? तो कर्नाटक का ही। यहाँ ज़्यादातर आप सुग्गी याद रखिएगा और कुनीथा याद रखिएगा, बार बार पूछा जा चुका है। और चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि और किन किन राज्यों से कौन कौन से आपके लोक नृत्य जो कि पूछे गए हैं। जैसा कि बिहू, बगरुम्बा, आपको याद रखिएगा बिहू और बगरुम्बा, ये लोक नृत्य कहाँ का है फ्रेंड्स? तो आपका असम का है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा बिहू असम का लोक नृत्य के साथ साथ आपका ये फेस्टिवल भी है, ये भी प्रश्न आपका बना है। इसके अलावा जाट जटिन की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका कहाँ का है? तो बिहार का है, इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुड़ई, भवाई, ये अगर आपसे पूछा जाए कहाँ का है फ्रेंड्स, तो ये आपका गुजरात का है। ठीक है, आपको बस याद रख लेना है, पीडीएफ में आपको सब मिल जाएगा, आप इसके लिए चिंता नहीं लेना है, बस अभी सुनते हुए चलना है। इसके अलावा अगर आपसे नाट्य पूछा जाए, नाट्य नृत्य कहाँ का है फ्रेंड्स? ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, आपको ये कहाँ का हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रौफ, रौफ कहाँ का है? तो रौफ दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर दोस्तों आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कथकली, मोहिनीअट्टम, कुरा, वारकली कहाँ का है? तो ये दोस्तों आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सुनते रहना है। इसके अलावा लावनी की बात करेंगे, लावनी कहाँ का है फ्रेंड्स? ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गोटीपुआ नृत्य कहाँ का है? गोटीपुआ, तो ये दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे भांगड़ा, गिद्दा और दफ पूछा जाए कहाँ का है? तो भांगड़ा, गिद्दा और दफ दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा। इसके अलावा घूमर, गनगौर, झूलन लीला, कालबेलिया अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोस्तों आपका राजस्थान का हो जाएगा। ये भी प्रश्न न जाने कितनों बार आपसे पूछ दिया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा कालबेलिया का अन्य नाम आपसे पूछा जाएगा तो गुलाबो सपेरा इसका अन्य नाम हो जाएगा। ठीक है, बार बार पूछा जाता है गुलाबो सपेरा। ठीक है, राजस्थान का ये लोक नृत्य है। इसके अलावा नौटंकी और रासलीला अगर आपसे पूछा जाए तो ये फ्रेंड्स आपका यूपी का हो जाएगा। कहाँ का? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा फुगदी सिगमों की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका गोवा का आपका लोक नृत्य हो जाएगा। इसके अलावा मटकी, फूलपत्ती, गिरदा नृत्य तो हमने आपको कई बार बताया है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इसके अलावा पंथी के बाद आपका राउत नाच, इसके अलावा पंडवानी कहाँ का हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होजगिरी पूछ दिया जाए तो होजगिरी दोस्तों आपका कहाँ का हो जाएगा? जल्दी से आप इसका राइट आंसर बताइए, होजगिरी। ठीक है, इसके अलावा हाई रोबा दोस्तों कहाँ का हो जाएगा? ये आपका मणिपुर का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा होजगिरी दोस्तों आपका कहाँ का है? तो त्रिपुरा का है, इसका राइट आंसर आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही लोक नृत्य देखते हैं, बाद में और भी पूछे जाएंगे तो उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपसे पूछे जाएंगे, नहीं तो अभी सिर्फ लोक नृत्य बताएं तो पूरा वीडियो आपका इसी में चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद जो 44 है आपका किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है आपसे पूछा गया था। तो अनुच्छेद 44 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है फ्रेंड्स। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यानी कि एक समान नागरिक संहिता राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है? तो अनुच्छेद 41 याद रख लीजिएगा, जो कि पंचायतों का संगठन से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50, ये किससे संबंधित है? तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग होना, यानी कि पृथक्करण। ठीक है, इसके अलावा एक अनुच्छेद 51 याद रख लीजिएगा, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। एक अनुच्छेद 46 याद रख लीजिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शोषण से संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा और क्या याद रखिएगा? तो अनुच्छेद 39A, ठीक है, ए याद रख लीजिएगा, निःशुल्क कानूनी सहायता से। एक अनुच्छेद याद रख लीजिएगा 51A, जो कि दोस्तों आपका किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप विश्वास करके चलिए मेरे ऊपर। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके कि अनुच्छेद 149 है जो कि किससे संबंधित है, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों आपके अनुच्छेद से ही पूछा गया था। तो 100 अनुच्छेद जो आपका क्या है अनुच्छेद है वो आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो नियुक्ति है अगर ये आपसे पूछ जाए किसके द्वारा किया जाता है तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शोभना नारायण है जो कि किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है, शोभना नारायण। ठीक है, शोभना नारायण का पूछा गया था किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ आपका इनके साथ एक और नाम दिया गया था रोशन कुमारी जी का। ठीक है, इनके साथ किसका नाम दिया गया था तो रोशन कुमारी जी का भी दिया गया था। दोनों का पूछा गया था किस नृत्य शैली से है, तो दोनों दोस्तों आपका कौन से नृत्य शैली से, कथक से। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कथक हो जाएगा। ठीक है, कथक कहाँ का है तो उत्तर भारत का यानी कि यूपी का आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का है तो भरतनाट्यम दोस्तों आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम नृत्य को ही हम लोग पहले क्या कहते थे, सादिर कहते थे। ठीक है, सादिर या सादिरट्टम या दस्यट्टम इसी नृत्य को कहा जाता था। कथकली जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था ये आपका कहाँ का है तो केरल का, ये आपका लोक नृत्य। ठीक है, तो अभी के लिए आपका शोभना नारायण और रोशन कुमारी जिनका संबंध कहाँ से तो कथक नृत्य से, तो राइट आंसर इसका कथक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा शोभना नारायण की बात करेंगे तो इनको जो गुरु रहे, गुरु कौन है तो बिरजू महाराज जी के बारे में आप लोग जानते होंगे जिनका निधन 2012 में हो गया था, 2022 में हो गया था। ठीक है, तो उनके आपकी ये क्या थे, शिष्य थे शोभना नारायण। तो बिरजू महाराज का भी संबंध किस नृत्य से हो जाएगा ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार, तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कथक नृत्य से संबंधित और प्रमुख कलाकारों को देखें तो आपको क्या याद रखने की जरूरत है तो लक्ष्मण महाराज को याद रख लीजिएगा, अक्षर महाराज को याद रख लीजिएगा, शंभू महाराज को याद रख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा जमयती जोशी को याद रखिएगा, सितारा देवी को जरूर याद रखिएगा, चंद्रलेखा, शोभना नारायण तो आपका हो ही गया, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, ये सभी जो आपके कलाकार हैं आपके कथक नृत्य सही हैं, तो आपको जरूर ये सब याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे भरतनाट्यम नृत्य से कुछ प्रमुख कलाकारों का, तो भरतनाट्यम से आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है तो सोनल मानसिंह को याद रख लीजिएगा। सोनल मानसिंह के अलावा आप यामिनी कृष्णमूर्ति को याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति के अलावा आपको क्या याद रखना है तो रुक्मणी देवी अनुल्ले को याद रखिएगा, पद्मा सुब्रमण्यम को याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई को याद रखिएगा, टी बाला सरस्वती को याद रखिएगा। इन सभी का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथकली से आपको क्या क्या याद रखना है तो मृणालिनी साराभाई को याद रखना है। मृणालिनी साराभाई के बाद दोस्तों आपको किसको याद रखना है तो उदय शंकर को याद रख लीजिएगा, नारायण मेनन को याद रखिएगा। ठीक है, कृष्ण नायर को याद रखिएगा। इसके अलावा कुचिपुड़ी का आपका कहाँ का है, कुचिपुड़ी तो आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, जितने भी लास्ट में आपका रेड्डी जो नाम आएगा वो सभी आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, विश्व सत्यनारायण शर्मा, वेम्पति चन्ना सत्यम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, ये सभी आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ओडिसी की बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है सोनल मानसिंह को याद रखिएगा, सोनल मानसिंह को आपका कालीचरण पटनायक को याद रखिएगा। कालीचरण पटनायक के अलावा आपको क्या याद रखना है मीनाटी दास को याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ओडिसी नृत्य का नामकरण किसने किया था तो केलूचरण महापात्र को याद रखिएगा, केलूचरण महापात्र। ठीक है, जिसे कि हम लोग कालीचरण महापात्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका मणिपुरी से संबंधित कुछ पूछ दिया जाए तो मणिपुर से आपको झावेरी बहनों को याद रखना है। झावेरी बहने में आपका दर्शना, नयना, श्रवणा, रंजना, ठीक है, ये सभी बहनें आती हैं। इसके अलावा गुरु विपिन सिंह को याद रखना है। इसके अलावा कलावती देवी को याद रखना है, चारू माथुर को याद रखना है, रीता देवी को याद रखना है, अमली सिंह को याद रखना है। मोनियट्टम की बात करेंगे तो हेमा मालिनी को याद रखिएगा। इसके अलावा श्री देवी को याद रखिएगा, रागनी देवी को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको गाता नायक को याद रखिएगा। मोनियट्टम से संबंधित आपकी ये क्या है शास्त्रीय नृत्य के संबंधित हैं। ठीक है, इन सभी को जरूर से जरूर आप याद रख लीजिएगा, सभी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अक्टूबर 2022 में, ठीक है, कोहली है जो अक्टूबर 2022 में T20 में कितने रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 11,000। ठीक है, 11,000 फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो विराट कोहली हैं आपके अक्टूबर 2022 में तकरीबन 11,000 बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा कोहली आपका विश्व का चौथा खिलाड़ी बन गया है जिसने 11,000 रन है जो कि बनाया है T20 में। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ आपसे अक्टूबर में पूछे जाए कि अक्टूबर 2022 में कोहली ने कितने रन बनाया था तो अक्टूबर में कोहली ने
4 T20 मैच खेला था और कुल 205 रन बनाया था। इसके अलावा कोहली को आपका अक्टूबर 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी दिया गया था, इस कारण हमने अक्टूबर के बारे में आपको बताया है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखना है कोहली से संबंधित, तो ये आपके भारत के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। कल आपका भारत पाकिस्तान का मैच है, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग देखिएगा ही। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों आपको अक्टूबर 2022 के लिए कोहली को दिया गया था। 11,000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा गया था एमजी रनाडे और आपकी जीवी जोशी ने किस समाज का स्थापना किया था, तो 2 अप्रैल 1870 को पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंडर 17 वुमेन्स जो फीफा वर्ल्ड कप आपका हुआ था वो आपका भारत के किस राज्य में आयोजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो भारत में आयोजित हुआ है और भारत के 3 राज्यों में हुआ था। 3 राज्यों का नाम आपके ऑप्शन में दिया गया था, बाकी जो एक ऑप्शन दिया गया था वही आपका राइट आंसर था। वहां पर आपका अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप नहीं ही हुआ था। ठीक है, तो वो 3 स्थान कौन कौन सी है, तो एक आपका तो भुवनेश्वर है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में हुआ था। इसके अलावा एक आपका गोवा में हुआ था, गोवा का मंडगांव जगह का नाम है, और स्टेडियम का नाम पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। एक आपका महाराष्ट्र में हुआ था जो कि आपका नवी मुंबई में हुआ था, डीवाई पाटिल स्टेडियम में। ठीक है, तो महाराष्ट्र, गोवा, भुवनेश्वर में आपका आयोजित हुआ था। ये तीनों आपका गलत है, मतलब कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका गलत है। ठीक है, इसके अलावा फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल आपका नवी मुंबई में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा विजेता की बात करेंगे तो विजेता दोस्तों आपका स्पेन बना था, किसको हराकर, कोलंबिया को हराकर। इसके अलावा कब से कब तक हुआ था, डेट भी आपसे पूछा जाता है, तो 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2022 के बीच आपका आयोजित हुआ है। विजेता आपको याद रखना है स्पेन और उप विजेता याद रखना है कोलंबिया। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्रेडिट और डेबिट कार्ड में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए डेबिट कार्ड का जो अर्थ होता है आप अपने पैसे का उपयोग कर रहे हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड का अर्थ होता है आप एक निश्चित समय अवधि के लिए पैसे उधार ले रहे हैं। ठीक है, आपके पास भी डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, डेबिट कार्ड होगा, बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी होगा। डेबिट कार्ड का जो मतलब होता है, ठीक है, डेबिट कार्ड का जो मतलब होता है अगर आपके अकाउंट में पैसा है, अगर आपके एटीएम में पैसा है तभी आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपसे क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इसमें आपको मायने नहीं रखता है कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड से पैसा का यूज कीजिए और महीने के लास्ट में आपको उसका पैसा जो कि भरना पड़ता है, एक तरह से उधार लीजिए और उधार भरिए, वो आपका यही अंतर है। ऑप्शन में क्या दिया गया था वो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रोशन कुमारी का, तो ये तो हो ही चुका था आपका, रोशन कुमारी शोभना नारायण को साथ में पूछा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा न फहराकर कहां पर फहराया था। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाल किले पर झंडा नहीं फहराया गया था। कहां पर फहराया गया था, तो दिल्ली में आपका एक स्थित प्रिंसेस पार्क है। ठीक है, प्रिंसेस पार्क है, वहीं पर फहराया गया था, जो कि आज संसद और इंडिया गेट के मध्य में स्थित है। जो लोग भी जाइएगा आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसेस पार्क का नाम आज, ठीक है, विजय चौक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी का जो पहला राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगा है कहां बनकर तैयार हुआ था, तो राजस्थान के दौसा में बनकर तैयार हुआ था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी और पूर्वी गलियारा को कौन जोड़ता है। ठीक है, तो पश्चिमी और पूर्वी गलियारा की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका स्वर्णिम जो चतुर्भुज है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये दोस्तों आपका पूर्वी पश्चिम गलियारा को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। इसके अलावा पूर्व पश्चिम जो गलियारा है कहां से होकर गुजरता है, तो देख लीजिए गुजरात से होकर गुजरता है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम राज्य से होकर गुजरता है। इसके अलावा किसे किसे जोड़ता है, तो देखिए भारत में सिलचर कहां पर स्थित है दोस्तों, आपका असम में, और पोरबंदर कहां स्थित है, गुजरात में। ठीक है, तो सिलचर को पोरबंदर को जोड़ता है। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा इस परियोजना का जो प्रबंधन है किसके द्वारा किया जाता है, यह भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है, तो NHI के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सिलचर की बात करेंगे तो जैसा कि असम का एक शहर है, पोरबंदर की बात करेंगे तो गांधी जी का जन्म ही यही हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे पोरबंदर गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भितरगांव मंदिर कहां पर स्थित है, भितरगांव मंदिर। ठीक है, तो देखिए भितरगांव जो मंदिर है वो फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाएगा कहां पर स्थित है, तो आपको क्या राइट आंसर बताना है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो कानपुर बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में यह मंदिर स्थित है, ईंट से निर्मित है, सबसे पुराने मंदिर में से एक है। इसका निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण आपका गुप्त साम्राज्य के दौरान हुआ था, 5वीं शताब्दी के दौरान। ठीक है, इसके अलावा इसे
सबसे प्राचीन हिंदू पवित्र स्थान माना जाता है, जिसे ऊंची छत और शिखर है। इसने उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की वृहद नागर शैली का मार्ग प्रशस्त किया है। यानी कि ये जो मंदिर है किस शैली में है, तो ये दोस्तों आपका नागर शैली में है। ठीक है, नागर शैली में है, इसको याद रखिएगा। 3 प्रकार की शैली होता है, नागर, द्रविड़ और आपका कुछ एक और होता है, उसको याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सांगपो नदी के बारे में। सांगपो जो नदी है वो फ्रेंड्स आपका किस नदी का अन्य नाम है? देखिए, तो सांगपो जो नदी है फ्रेंड्स, पहली बात तो ये किस नदी का अन्य नाम है? तो ये फ्रेंड्स आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो दोस्तों आपका चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरता है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि ये नदी आपका चीन के तिब्बत पठार से निकलता है, तो तिब्बत में दोस्तों आपका सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जब ये आता है, अरुणाचल प्रदेश में ये जब नदी मिलता है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया सेलिंग हॉट केक का इडियम क्या होता है? इडियम, ठीक है, तो समथिंग इज बीइंग सोल्ड आउट इन अ लार्ज क्वांटिटी रैपिडली। ये दोस्तों आपका इसका इडियम का मीनिंग हो जाएगा। एक इडियम पूछा गया था बॉल इन योर कोर्ट का, तो इट इज द हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द नेक्स्ट एक्शन और डिसीजन इन ए सिचुएशन। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कमलेश प्रसाद को कौन सी बुक के लिए 2003 में नहीं, इन्हें 2023 में नहीं, 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो 2003 में इन्होंने कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर आपका कितने आपका पाकिस्तान हो जाएगा। साथ में 2005 में कमलेश्वर प्रसाद जी को पद्म विभूषण भी दिया गया था, पद्म भूषण दिया गया था, सॉरी विभूषण नहीं भूषण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व फ्रेंड्स आपका किस राज्य का है? ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, हमने बहुत बार बता चुका है। सबसे ज़्यादा का ही बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका बिहार का हो जाएगा, लेकिन जब बिहार का होगा तो ये सिर्फ आपके राज्यों में होगा। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में पूछा जाएगा तो यह दोस्तों आपका दिल्ली का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है आपका 11,320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का मीनिंग ही ये होता है कि आपका 1 किलोमीटर वर्ग में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग निवास करता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 सबसे कम, बिहार में राज्यों में सबसे ज्यादा 1106 और सबसे ज्यादा पूछेगा तो दिल्ली में राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश में 11,320। बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका भरतनाट्यम नृत्य है। यह भारत की पहली ट्रांस वुमेन यानी कि पहली ट्रांसजेंडर महिला है, जो कि आपका 2000 पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, 2019 में इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था नील नदी कहां पर जाकर गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, तो भूमध्य सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये कितने देशों से होकर गुजरता है? तो बस आपको याद रखना है 11 देशों से, 11 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, वो कौन कौन से 11 देश है इसको मत याद रखिएगा, बस जान लीजिए तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिणी सूडान और मिस्र। ठीक है, ये 11 राज्यों से देशों से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये निकलता कहाँ से है? तो विक्टोरिया झील से, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और नील नदी का प्रमुख जलाशय विक्टोरिया नैन्याज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये विक्टोरिया झील से निकलता है, मुख्य रूप से तंजानिया, युगांडा में बहता है, लेकिन केन्या में सीमा पड़ती है। इसके अलावा पृथ्वी पर तीसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। ठीक है, इसका निर्माण 1591 में किसने कराया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया था। यह एक स्मारक और मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी को गोलकुंडा से हैदराबाद शहर में स्थानांतरित करने के बाद है जो कि इसे बनाया था चार मीनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित क्या प्रश्न पूछा गया था? उसका जानकारी नहीं है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार 2005 को 15 जून इसे अधिनियमित किया गया था। 12 अक्टूबर 2005 को धाराओं के साथ लागू किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मंदारिन जो भाषा है कहां पर बोला जाता है? तो मंदारिन आपका चीन में बोला जाता है। 1 अरब से अधिक लोगों के द्वारा बोला जाता है। ये दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। कौन सी भाषा? तो मंडारिन भाषा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया क्रैकिंग द कोड किस बॉलीवुड अभिनेता का आत्मकथा है? तो आयुष्मान खुराना का ये आत्मकथा है क्रैकिंग द कोड। ठीक है, तो आयुष्मान खुराना इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक प्रश्न देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि 2023 तक, ठीक है, 2023 तक भारत रत्न है इनमें से किसे मिला है, ठीक है, भारत रत्न 2023 तक संगीतकार पूछा गया था। तो देखिए दो दो करके नाम दिया गया था, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि भारत रत्न जो कि आपका 2023 तक मात्र 4 ही लोगों को मिला है। वो 4 लोग कौन कौन सा है उसका नाम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 4 लोग कौन कौन सा है वो नाम देख लीजिए आपको। देखिए तो पहला नाम आपका है पंडित रविशंकर का, ठीक है। पंडित रविशंकर को आपको भारत रत्न मिल चुका है, पंडित रविशंकर को, ठीक है। कब मिला है तो इसको जान लीजिए, 1999 में इन्हें मिला था, ठीक है। दूसरा आपका है आपका लता मंगेशकर है, ठीक है, लता मंगेशकर है, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। इसके अलावा एक आपके बिस्मिल्लाह खां जी हैं, बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। और चौथा दोस्तों आपके कौन है, चौथा आपका है भीमसेन जोशी, ठीक है, भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी को भी दोस्तों आपका जो भारत रत्न है वो आपका मिल चुका है, ठीक है। इसके अलावा एक दोस्तों आपका है सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में आप लोग जानते होंगे, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। ये भारत रत्न पाने वाली क्या है, पहली संगीतकार है, ठीक है। पहली संगीतकार कौन है तो ये दोस्तों आपका भीमसेन जोशी ही है, ठीक है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था, 2001 में मिला था। इसके अलावा लता मंगेशकर को भी 2001 में ही मिला है। इसके अलावा भीमसेन जोशी को 2009 में मिला था और सुब्बुलक्ष्मी को शायद आपका 1998 में मिला था, ठीक है। ये भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका है, ठीक है। तो ये वीडियो में आगे फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि SSC 2023 में जितने भी एग्जाम आपके कंडक्ट हुए हैं जनवरी से लेकर अभी तक, ठीक है, उसमें आपका SSC सीजीएल का एग्जाम आता है, SSC MTS का आता है, SSC CHSL 2022 और 2023, ठीक है। सभी एग्जामों का अगर आप PDF लेना चाहते हैं मात्र 59 रुपये में दोस्तों आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। कैसे मिलेगा तो आपको नीचे 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो PDF है मिल जाएगा। PDF में आपको क्या क्या मिलेगा तो सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपका GK GS करंट अफेयर्स के प्रश्न तो रहेंगे ही, साथ में इन सभी एग्जामों का PDF अगर आप लेते हैं तो आपको SSC MTS का भी जो PDF है आपको डेली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो इसका जो प्राइस है जल्दी इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो जाइए आप लोग वहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा और ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो कृष्णमूर्ति हैं उनका जो संबंध है आपका किस नृत्य से, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी के साथ साथ 2 और नाम दिए गए थे, ठीक है, 2 और नामों का भी चर्चा हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको बता दें कि यामिनी जो कृष्णमूर्ति है उनका जो संबंध है आपका ऑप्शन नंबर A भरतनाट्यम नृत्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका भरतनाट्यम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में। तो इनका भरतनाट्यम नृत्य के साथ साथ ये क्या कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से भी संबंधित है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, भरतनाट्यम के साथ आपका कुचिपुड़ी से भी संबंधित है, कभी कभी कुचिपुड़ी आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आपको 2001 में, ठीक है, 2001 में आपका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इनकी एक आत्मकथा है ए पैशन फॉर डांस, ठीक है, ए पैशन फॉर डांस एक पुस्तक है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ आपको याद रखने की जरूरत है कि ए पैशन फॉर डांस किसकी आत्मकथा है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी का ही आपका आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 का क्रिकेट का जो विश्व कप हुआ था उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए थे, इंग्लैंड, भारत, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि आपका अक्टूबर और नवंबर में आपका जो क्रिकेट का विश्व कप है 2023 का वो आपका भारत में ही आयोजित होता है। 5 अक्टूबर से इस खेल आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा विश्व कप 2023 की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका केमा संस्करण होगा, तो ये आपका 13वां संस्करण होगा, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। केमा संस्करण होगा तो 13वां यानी कि 38वां संस्करण होगा, और ये पहली बार होगा कि जब प्रतियोगिता है जो कि पूरी तरह से कहाँ आयोजित हो रहा होगा, तो भारत में आयोजित हो रहा होगा, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। आप कहिएगा कि सर 2011 में भी तो भारत में आयोजित हुआ था, तो हाँ देख लीजिए आपका इससे पहले, ठीक है। तो हाँ इससे पहले भी आपका जो भारत है आपका विश्व कप की मेज़बानी कर चुका है, लेकिन सह मेज़बानी यानी कि किस कोई पड़ोसी जो देश था उसके साथ मेज़बानी किए हैं, तो उसको भी चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए 1987 में भी भारत है जो कि मेज़बान किया था, आपका पाकिस्तान के साथ किया था। 1996 में भी पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया था, और 2011 का जो आपका वर्ल्ड कप हुआ था वो भी आपका बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भारत है जो कि मेज़बानी किया था, ठीक है। तो ये पहली बार है कि जब भारत आपका पूरी तरह से प्रतियोगिता है जो कि मेज़बानी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्रिकेट से जुड़ी अन्य ट्रॉफियों के बारे में बात करेंगे तो कप, एशिया कप, देवधर कप, इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी, सहारा कप, रणजी ट्रॉफी, विल्स रोथमैन कप, ये सभी जो ट्रॉफियां हैं आपका क्रिकेट से संबंधित है, कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावली को देखें तो स्ट्राइकर, ऑफसाइड, LBW, स्टम्प्ड, कैच, विमर, बाउंसर, चक्कर, टोली, टकवर्ट, लुइस, ठीक है। ये सभी जो आपके शब्द हैं आपके कहाँ संबंधित है, तो आपके क्रिकेट से ही संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आगामी कुछ खेल प्रतियोगिताओं को देखें जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है 2024 का, वो फ्रेंड्स आपका कहाँ
कहाँ होना है, तो आपका पेरिस में होना है, इस बात को याद रख लीजिएगा। सभी आपका PDF में मिल जाएगा, अभी बस आप सुनते चलिएगा। इसके अलावा 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 2028 में होना है लॉस एंजलिस में, ठीक है। इसके अलावा 25वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे 2026 वाला, तो आपका मिलान इटली शहर में होगा। इसके अलावा 23वां राष्ट्रमंडल खेल आपका विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना है 2026 में। 22वां वाला आपका 2022 में हो चुका था, कहाँ पर, आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सा है, तो आपका एक 19वां एशियाई खेल है जो कि दोस्तों आपका हांगजू चीन में होना है 2023 में होना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि आपका 2024 का जो है पुरुष T20 विश्व कप, ठीक है। पुरुष T20 विश्व कप जो 2024 का होना है वो आपका वेस्ट इंडीज और USA, ठीक है, वेस्ट इंडीज और USA में होना है। इसके अलावा 8वां जो महिला T20 विश्व कप है वो 2023 में आपका आयोजित हो चुका है जो कि दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका पाकिस्तान में आयोजित होगा। और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप, ठीक है, हॉकी विश्व कप की बात हो रही है 2023 में आपका भारत में आयोजित हो चुका है, ठीक है। इन सभी को याद कर लीजिएगा, सभी का जो डेटा है आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो बारी बारी से आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने गए तो पता चला कि पूरा जो समय है इसी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2011 के वर्ल्ड कप से ही पूछा गया था, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए पूछा गया था कि विश्व कप 2011 है, 11 का जो फाइनल है आपका किस स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि विश्व कप 2011 जो कि भारत आपका बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मेजबानी किया था, ठीक है। तो उसका जो फाइनल है आपका भारत में ही खेला गया था, भारत के मुंबई में। मुंबई का कौन सा स्टेडियम था, तो वानखेड़े स्टेडियम था, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस डेट को खेला गया था, तो 2 अप्रैल को, ठीक है, 2 अप्रैल 2011 को खेला गया था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए किस किस देशों के बीच फाइनल खेला गया था, तो जैसा कि आप लोग मालूम होगा विश्व कप 2011 जो कि भारत नहीं जीता था, तो भारत और श्रीलंका, ठीक है, दोनों के बीच ये खेला गया था। ये आपका 10वां संस्करण था, ठीक है। कौन सा संस्करण था, तो आपका 10वां संस्करण था, ठीक है। इसके अलावा भारत की बात करेंगे तो इससे पहले आपका कब वर्ल्ड कप जीता है, तो आपका 1983 में, ठीक है। 1983 में कपिल देव की अगुवाई में जो भारत है आपका वर्ल्ड कप पहले जीत चुका था, ठीक है। 50 जो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका 50 ओवर का नहीं 60 ओवर का हुआ था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो महेंद्र सिंह धोनी थे आपका मैन ऑफ द मैच बने थे, ठीक है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। हाँ, वो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन घराना पंडित जसराज से संबंधित है, ठीक है। तो पंडित जसराज का आपका घराना पूछा गया था। देखिए पंडित जसराज जी का जो घराना है आपका कौन सा घराना है, तो मेवाती, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा मेवाती। आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो पंडित जसराज है उनका जो संबंध है आपका मेवाती घराना से है, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा 1990 में इन्हें पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 2000 में दिया गया था। इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। पद्म श्री भी इनको दिया गया है 1975 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है 1987 में, ठीक है। तो इन सभी को याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश और डैश अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी देता है, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 पूछा गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30 आखिरकार कहता क्या है, तो ये दोस्तों आपका सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 29 है आपका अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 की बात करेंगे तो ये आपका शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करता है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार देता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 और 30 आपका क्या है, तो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित है। इसके तहत यह आपका क्या है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है। क्या है, तो मौलिक अधिकार है। आपको मालूम होगा वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से एक मौलिक अधिकार आपका ये है, साथ में और आपका 5 मौलिक अधिकार है, ठीक है। उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि जो आपका मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार था 7 हुआ करता था, ठीक है। आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में 1978 में। उसके माध्यम से जो संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था, उसको अनुच्छेद 300 के कम में रखा गया था। इस बात को बस याद रख लीजिए, बाकी हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वसुंधरा दोरास्वामी का जो संबंध है आपका किस नृत्य से है, ठीक है। तो शायद आपका एक नाम आपका वसुंधरा दोरास्वामी की था और आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जी का था, एक आपका पद्मा सुब्रमण्यम का था, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपके दिए गए थे, ठीक है। तो वसुंधरा दोरास्वामी की बात करेंगे तो इनका भी संबंध आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से ही है। भरतनाट्यम जैसा कि पहले शिफ्ट में हम लोग बात कर चुके थे कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य था, ठीक है। इसके अलावा वसुंधरा प्रदर्शन कला केंद्र जो कि मैसूर में आपका है उसके संस्थापक भी ये रह चुकी हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है, ठीक है। तो सबसे कम जो साक्षरता दर है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका बिहार का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
जो भी दिया गया हो बिहार उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं बिहार का साक्षरता दर आखिरकार है कितना। तो बिहार का जो साक्षरता दर है आपका 68.80% है, जिसमें जो फीमेल यानी कि मेल यानी कि पुरुषों की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 71.20% हो जाएगा। इसके अलावा महिला की बात करेंगे यानी कि फीमेल का तो 51.50% आपका महिला का साक्षरता दर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है फ्रेंड्स वो आपका केरल का है। वहाँ का साक्षरता दर की बात करेंगे तो लगभग 94%, यानी कि एक्यूरेट की बात करेंगे तो 93.91% वहाँ का क्या है, साक्षरता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अगर साक्षरता दर को देखें भारत की परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो भारत का जो साक्षरता दर है आपका कितना है, तो 74.0% है। ठीक है, 74% मान के चलिए। इसके अलावा भारत में पुरुषों की साक्षरता दर यानी कि मेल की साक्षरता दर की बात करेंगे तो 82.1% है। इसके अलावा फीमेल की बात करेंगे तो 65.5% है। ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है, इस बार भी आपका किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा 2011 का जो जनगणना आपको हुआ था, आपको बता दें उसका क्रम कौन सा था, तो 15वां क्रम का वो जनगणना था, आपका 15वीं जनगणना था। इसके अलावा आज़ादी के बाद अगर आपसे पूछ जाए आज़ादी के बाद कौन सा जनगणना था, तो आज़ादी के बाद आपका 7वां जनगणना था। ठीक है, इसके बाद पहला जो जनगणना है आपका 1872 में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पहला जो आधिकारिक जनगणना है वो कब हुआ था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या वाला जो प्रदेश है आपका या राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है, जहाँ का जनसंख्या है 19 अरब। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश के बाद यानी कि सेकेंड स्थान पर किसका सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो आपका महाराष्ट्र का है। अगर आपसे महाराष्ट्र के बाद यानी कि थर्ड प्लेस पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार के बाद यानी कि फोर्थ स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल और पांचवां पे आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या से बार बार आपका क्रम पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा क्रम आपका सही है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट से सेकंड या थर्ड ये इस तरह करके आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या की बात करेंगे तो फ्रेंड्स आपका सिक्किम का है। ठीक है, बस इतना आपको याद रख लीजिएगा और बाकी हम लोग और भी डिस्कस करेंगे ऑल शिफ्ट के वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर आपका किस जिला में स्थित है। ठीक है, तो बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका तंजौर। ठीक है, तंजावुर में स्थित है। तंजावुर कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, अगर नदी पूछेगा तो कावेरी नदी के दक्षिण भाग पर स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस देवता को समर्पित है, किस भगवान को समर्पित है, तो आपका शिव भगवान को ये मंदिर है जो कि समर्पित है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के अलावा राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, हिंदू का मंदिर है। इसके अलावा इसे बनाया कब गया था, तो 1003 और 1010 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। किसके द्वारा, तो चोल वंश का एक राजा हुआ करता था, राजा चोल। ठीक है, राजा चोल है। ठीक है, इसी के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये आपका कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। इसके अलावा ये आपका यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का भी एक हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा इस मंदिर को और भी किन नामों से जाना जाता है, तो एरातेश्वर मंदिर के नाम से। इसके अलावा गंगई कोंडा चोलमपुरम मंदिर के नाम से। ठीक है, शैली की बात करेंगे तो द्रविड़ वास्तुकला शैली से संबंधित आपका मंदिर है। इसे आपका दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण का मेरू। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट में भी एक मंदिर का नाम पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में वो मंदिर था, शायद कौन सा मंदिर था ये रिकॉल नहीं हो पा रहा है। तो मंदिर से संबंधित आपका हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका अनुच्छेद जो 129 किससे संबंधित है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 129 है उसके अनुसार भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि सुप्रीम कोर्ट आपका अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो अभिलेखीय न्यायालय के रूप में आपका कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 129 से संबंधित है। ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और आगे के मामलों के लिए साक्ष्य के रूप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो सुप्रीम कोर्ट है आपका अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, तो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, इसके अलावा हार्बी कॉर्पस, इस तरह का 5 आपका प्रकार का रिट है जो कि अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वही अगर आपसे अनुच्छेद 226 के तहत पूछे जाए कौन जारी करता है, तो हाई कोर्ट। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था मृणालिनी साराभाई। ठीक है, तो ये भी आपसे शायद पूछा गया था मृणालिनी साराभाई, शायद जो सब मिक्स करके जो पूछा गया था उससे ही संबंधित। ठीक है, तो इनका जो संबंध है आपको बता दें, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो इसका भी जो राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका भरतनाट्यम ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो पद्म भूषण दिया गया था 1992 में। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, पद्मश्री 1965 में। ठीक है, चलिए इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया था
कि प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, प्लेइंग माई इट माई वे किसकी आत्मकथा का नाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे जो आप पुस्तक है वो आपका सचिन तेंदुलकर की क्या है, आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा ये जो पुस्तक है आपका 5 नवंबर 2014 को मुंबई में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है जो कि दोस्तों आपका युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसको याद रख लीजिएगा। बाकी ये अगला जो है आपका कि द स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट, ठीक है, द स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट किसके द्वारा लिखा गया है, द स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट ये फ्रेंड्स लिखा गया है आपका कपिल देव, ठीक है, कपिल देव जी के द्वारा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, देखिए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो टेस्ट आपका किससे संबंधित है, क्रिकेट से, तो लिखा भी किसके द्वारा गया होगा, क्रिकेटर के द्वारा लिखा गया होगा, तो युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो क्रिकेट वाला आप द टेस्ट वाला आपका युवराज सिंह के द्वारा, द रेस्ट वाला आपका मिल्खा सिंह के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा प्लेइंग टू विन एक पुस्तक है, प्लेइंग टू विन ये किसकी आत्मकथा का नाम है, तो साइना नेहवाल, ठीक है। प्लेइंग टू विन आपका किसके संबंधित है, तो आपका साइना नेहवाल जी का आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा एक पुस्तक है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड्स ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपका सानिया मिर्जा जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए वाइड एंगल किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाइड एंगल आपका अनिल कुंबले जी के द्वारा लिखा गया है। इन सभी को याद कर लीजिएगा। आपको PDF में एक साथ सभी सजावट में मिल जाएगा, यहाँ जैसे मैं तैसे तो लिख दिया गया है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दीनबंधु किसकी उपाधि है, ठीक है, दीनबंधु, तो इसका राइट आंसर CF एंड्रयूज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो उपाधि है दीनबंधु का CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी का क्या है उपाधि है, तो राष्ट्रपिता है ये, ठीक है। महात्मा गांधी जी क्या है, राष्ट्रपिता है। इसके अलावा एक आपका है देशबंधु, ठीक है, एक आपका दीनबंधु एक आपका देशबंधु, दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दीनबंधु आपका CF एंड्रयूज को का उपाधि दिया गया था और देशबंधु आपको चित्तरंजन दास जी को उपाधि है जो कि दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है, 2022 और 2023 का संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, तो राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। कर्नाटक के द्वारा ये जो ट्रॉफी है जीता गया है। कर्नाटक का ये आपका केमा खिताब था, तो 5वां खिताब था, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए उप विजेता कौन था, ठीक है, उप विजेता, तो उप विजेता कौन था, तो आपका मेघालय उप विजेता था। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी अगर आपसे पूछ दिया जाए किस खेल से संबंधित है, तो ये फ्रेंड्स आपका फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा सबसे सफल टीम कौन सा है संतोष ट्रॉफी का, तो पश्चिम बंगाल है। टोटल लगभग 32 बार जो खिताब है आपका ये जीत चुकी हैं। इसके अलावा इसका जो फाइनल है आपका कहाँ खेला गया था, तो सऊदी अरब के रियाद में खेला गया था, ठीक है। ये तो आपका भारत का घरेलू टूर्नामेंट है, लेकिन हाँ फाइनल खेला गया था सऊदी अरब के रियाद में। इसके अलावा अगर आपसे 21-22 का पूछ दिया जाए, जो कि आपका पिछले बार का जो MTS एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो 21-22 का आपका केरल ने जीता था। इसके अलावा उप विजेता 21-22 का कौन था, उप विजेता, ठीक है, 21-22 का हम बात कर रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स आपका वेस्ट बंगाल था, यानी कि पश्चिम बंगाल था, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपका कि सैन्यता का गॉस का यूनिट क्या है, सैन्यता का ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। तो सैन्यता का जो ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग किलोमीटर आपका सैन्यता का क्या है, इकाई यूनिट है, ठीक है। आखिरकार सैन्यता होता क्या है, तो आंतरिक घर्षण के कारण मोटा, चिपचिपा और अर्ध तरल भिन्नता के अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, सैन्यता कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी आपका राइट आंसर भरतनाट्यम था, ठीक है। सभी नाम आपका साथ में दिया गया था, ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम की बात करेंगे तो 1981 में देखिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा ठीक है 2003 में आपका इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित भजन सुपारी का जो संबंध है आपका किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। हाँ, पंडित भजन सुपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो देखिए भजन जो सुपारी हैं आपका भारतीय वादक हैं और आपके संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतूर, ठीक है, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में 2022 में इनका निधन हुआ था 2 जून के दिन, ठीक है। इसके अलावा भजन सुपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से, अगर आपसे घराना पूछ दिया जाए तो कौन सा घराना हो जाएगा, सूफियाना, ठीक है, सूफियाना घराना से हो जाएगा। इसके अलावा इन्हें 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया था, 2004 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था, 1909 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर आपसे संतूर वादक का अन्य नाम पूछ दिया जाए, जैसे कि आपका पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे, तो आपको क्या बताना है, संतूर बताना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए राहुल शर्मा का संबंध किससे है, तो संतूर से
है। इसके अलावा तरुण भट्टाचार्य का संबंध किससे है, तो संतूर से है। अभय सुपारी का संबंध किससे है, तो संतूर से है। ठीक है, सभी नामों को आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौसम परिवर्तन कौन से मंडल के अंतर्गत आता है या होता है, तो इसका राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में 5 प्रमुख क्या है, वायुमंडलीय परत होता है, जैसा कि कौन कौन सा परत है, तो जैसा कि क्षोभ मंडल है जहाँ पर आपका मौसम परिवर्तन की जो घटनाएं होती हैं वो होता है। एक आपका समताप है, दूसरा मध्य है, तीसरा ताप मंडल है। इसके बाद आपका सबसे बाहर है जो आपका बड़ी मंडल है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट यानी कि एक हस्तांतरण भुगतान किसी व्यक्ति या संगठन को एक तरफा भुगतान है जिसके बदले कोई सामान या सेवाएं हैं जो कि नहीं प्राप्त होती हैं या उनका आदान प्रदान नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट है जो कि फ्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ के छूट गया था कि तमिलनाडु ने हाल ही में कौन से खेल पर प्रतिबंध है जो कि लगाया था। ठीक है, तो एक गेम था आपका तमिलनाडु का जल्लीकट्टू। ठीक है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। इस गेम में आपका क्या होता है, तो इस गेम में क्या होता है, तो ये जो सार होता है उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, युद्ध करना पड़ता है। इसी प्रकार का गेम हो तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा या ये किस कोर्ट के द्वारा आपका इस गेम का जो प्रतिबंध लगा दिया गया था, कौन सा गेम के, आपका जल्लीकट्टू के। ठीक है, तो जल्लीकट्टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके एक परंपरागत खेल है जो कि पोंगल त्यौहार के दिन आयोजित होता है। तो इस प्रकार करके आपको ये भी याद रखना है कि जल्लीकट्टू कौन से त्यौहार के अंतर्गत आता है, तो पोंगल कहाँ का है, तो तमिलनाडु का है। ठीक है, इसके अलावा जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। 2000 साल पुराना ये खेल है जो कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला का शुरुआत है जो कि किसने किया था, मेला नहीं होगा, मित्र मेला इसका क्वेश्चन पूछा गया था। तो मित्र मेला की बात करेंगे फ्रेंड्स। जो मित्र मेला है उसका जो शुरुआत है आपका किसके साथ किया गया, किसने किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर सावरकर हो जाएगा। अगर सावरकर आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो गणेश सावरकर हो जाएगा। ठीक है, विनायक सावरकर नहीं होगा तो आपका गणेश सावरकर हो जाएगा। इसके अलावा ये कब किया गया था, 1899 में, और ये आपका गुप्त समाज का मित्र मेला शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो वही सावरकर जाए आपका विनायक सावरकर जी दिया गया हो या आपका गणेश सावरकर जी दिया गया हो। ठीक, पूछा गया फ्रेंड्स कला आश्रम का जो स्थापना है किसने किया था, कला आश्रम। ठीक है, कला आश्रम। ठीक है, हमने ये जो PI को क्लास हुआ था शायद 18वां या 19वां क्लास में हमने कला आश्रम के संबंधित हमने सारे फैक्ट्स को देखा था कि कला आश्रम का स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, इन सभी फैक्ट्सों को देखा था। ठीक है, तो देखिए कला जो आश्रम है उसका स्थापना है आपका पंडित बिरजू महाराज जी के द्वारा होता है। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जी करते हैं, कब करते हैं, तो 1998 में करते हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हालांकि ये प्रश्न बहुत पुराना हो चुका है, फिर भी कभी ना कभी पूछा जाएगा ही, क्योंकि आपका जो सिलेबस है, जो पोर्शन है आपका GK का थोड़ा सा प्रीवियस ईयर से ही संबंधित प्रश्न है जो कि पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे कौन से नृत्य से संबंधित है फ्रेंड्स, तो आपका कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे घराना पूछे जाए, घराना कौन से घराना से संबंधित है, ठीक है, तो आपको लखनऊ कालिका विंध्याधीन घराना बताना है या लखनऊ घराना आपके ऑप्शन में होगा तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज की जो मृत्यु है अभी हाल ही में 1 साल पहले आपका हो गया था, 16 जनवरी को। कब हुआ था, 16 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा नहीं गया है तो शायद पूछा भी ना जा सके, लेकिन हाँ आपके अपने नॉलेज के लिए इस प्रश्न को, इस फैक्ट्स को है जो कि आपको याद रखना है। साथ में और क्या याद रखना है, तो इनको 1986 में कब, तो 1986 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये भी प्रश्न बार बार बनता है कि इनको पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया था, तो 1986 में दिया गया था, इसको याद रखना है। इसके अलावा और क्या याद रखना है, तो 2016 का एक सन याद रखना है। 2016 में इनको दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था, तो फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला था, तो फिल्म फेयर पुरस्कार। किस लिए मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक फिल्म, आप लोग भी जानते होंगे, फिल्म से आप लोग परिचित होंगे, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बाजीराव मस्तानी जो कि आपके रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अभिनय फिल्म है। ठीक है, तो इसमें एक गाना आया था, मोहे रंग दो लाल। ठीक है, मोहे रंग दो लाल के लिए इन्हें क्या मिला था, इस मोहे रंग दो लाल में ये इस गाने का कोरियोग्राफर किए थे पंडित बिरजू महाराज। इनके कारण 2016 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि IPL 2023 का जो फाइनल है वो आपका किस शहर में हुआ था। ठीक है, शहर का नाम पूछा गया था IPL 2023 का। ठीक है, तो IPL 2023 का जो आपका
फाइनल है वो आपका फ्रेंड्स अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अहमदाबाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किसके किसके बीच में आपका फाइनल हुआ था, फाइनल किसके किसके बीच में हुआ था, तो CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आपका गुजरात टाइटंस, यानी कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लेके चलते हैं जो GT। ठीक है, तो गुजरात टाइटंस और CSK के बीच में आपका हुआ था। और विजेता आपका विजेता कौन बना था, तो CSK फ्रेंड्स आपका विजेता बना था और उप विजेता आपका गुजरात टाइटंस बना था। कौन बना था, तो गुजरात टाइटंस बना था। लेकिन अगर आपका CSK का आपका अगर आपसे कप्तान यानी कि कैप्टन पूछे जाए तो दोस्तों MS धोनी। ठीक है, MS धोनी के विषय में आप लोग जानते होंगे, MS धोनी CSK के कैप्टन हैं और आपकी GT यानी कि गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन हैं आपके हार्दिक पांड्या। ठीक है, इसे हार्दिक पांड्या कहते हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या है ना कि हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के क्या थे, कैप्टन है। इसके अलावा अगर आपसे स्टेडियम पूछे जाए, स्टेडियम किस स्टेडियम में दोस्तों आपका ये हुआ था, तो स्टेडियम दोस्तों आपका अहमदाबाद में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है। कौन सा स्टेडियम है, नाम है तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कौन सा स्टेडियम है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। इसको भी याद रखिएगा, इस स्टेडियम में आपका है जो कि खेला गया था। कब खेला गया था, तो डेट अगर आपसे पूछे जाए तो 28 मई को खेला गया था, 28 मई 2023 को। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि लू है जो कि किस राज्य में नहीं चलता है। ठीक है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था, पंजाब दिया गया था, हरियाणा दिया गया था, राजस्थान दिया गया था और आपका गोवा दिया गया था। ठीक है, तो लू है जो कि दोस्तों आपका इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा में जो लू है आपका नहीं चलता है। लू आखिरकार होता क्या है, ठीक है, तो लू आपका देखिए, लू आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण और शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ चलता है, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से, उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो पंजाब आपका लू से ग्रसित है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, लेकिन ऑप्शन में आपका जो गोवा दिया गया था वो दोस्तों आपका लू से ग्रसित राज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में सर्वाधिक आपका लू चलता है, तो राजस्थान का बाड़मेर जिला। ठीक है, राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है वहाँ पर जो लू है सर्वाधिक चलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए किस महीने में जो लू है आपका चलता है, तो गर्मी के महीने में मई से जून। ठीक है, मई से जून के बीच में आपका जो लू है सर्वाधिक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है महानवादी का जो कार्य है आपका क्या है। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ महानवादी की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये देश का क्या होता है, तो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, ये आपका एक संवैधानिक पद है जो केंद्र के कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो महानवादी करने का मतलब मान लीजिए आपका कोई भी आपको पुलिस केस वगैरह होता है तो आपका एक वकील होता है। ठीक है, वो दोस्तों आपका वकील होता है, लेकिन हाँ देश को भी वकील चाहिए या देश में जो सरकार है उसको भी एक वकील चाहिए उसके पक्ष को रखने के लिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग महानवादी के तौर पे कहते हैं। ये आपका संवैधानिक पद है, संविधान में इसका उल्लेख है। वहीं पर पूछा जाए कि संविधान में किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है यानी कि आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपको क्या बताना है, आर्टिकल 76 बताना है। ठीक है, आर्टिकल 76 में आपका भारत के महानवादी का पद का जिक्र किया गया है और इसका जो नियुक्ति है कौन करता है। ठीक है, इसका नियुक्ति कौन करता है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसका नियुक्ति आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट रमनी। ठीक है, कौन है फ्रेंड्स, तो R वेंकट रमनी। ठीक है, R वेंकट रमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कब से आपके पद पे बने हुए हैं, तो 1 अक्टूबर से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 से आपका इस पद पे ये आपके आसीन हैं। इसके अलावा इससे पहले वेंकट रमनी से पहले कौन थे, तो के वेणुगोपाल। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आपका के वेणुगोपाल थे। ठीक है, अगर आपसे इनका क्रम पूछे जाए, इनका क्रम कौन सा है R वेंकट रमनी का, तो इनका क्रम आपका 16वां है और R वेंकट रमनी का दोस्तों आपका 15वां क्रम था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम महान्यायवादी यानी कि पहला महान्यायवादी कौन है, तो आपको बताना है MC सीतलवार। ठीक है, क्या बताना है, MC सीतलवार आपके भारत के प्रथम क्या हैं, महान्यायवादी रह चुके हैं। ठीक है, तो इतना फैक्ट्स आपको महान्यायवादी से जुड़े याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पूछा गया है कि भारत के प्रथम ये तो हो गया है। नेक्स्ट है कि मानसून में सबसे जो कम वर्षा होता है दोस्तों आपका कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए भारत में जो मानसून के दौरान सबसे जो कम वर्षा है वो फ्रेंड्स आपका लेह लद्दाख में होता है, तो ऑप्शन में आपका ले दिया गया था। ठीक है, तो ले आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो वर्षा है आपका कितना दर्ज किया गया है या देखा गया है, तो 9.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 9.2 सेंटीमीटर देखा गया है। और जो लेह है आपका लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है और आपका सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, इसके अलावा ये भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, आप लोग उत्तरी क्षेत्र के विषय में आप लोग जानते होंगे, 4 आपकी जो दिशा हैं, ये आपका ऊपर वाला नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, ये वाला आपका ईस्ट हो गया, ये दोस्तों आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, तो आपका जो भारत का जो मैप आता है, भारत का जो
मैप आता है फ्रेंड्स, वो दोस्तों आपका इस साइड आपका क्या है, तो लेह लद्दाख आपका पड़ता है। तो सबसे उत्तरी सीमा आपका कौन है, तो आपका लेह लद्दाख ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सबसे ज़्यादा अधिकतम वर्षा कहाँ होता है, ये भी पूछा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सबसे अधिकतम वर्षा कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको क्या मारना है, आपको मारना है चेरापूंजी, ठीक है। क्या मारना है, चेरापूंजी मारना है, जो कि फ्रेंड्स आपका कहाँ पड़ता है, तो मेघालय में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो मेघालय में पड़ता है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था धमाल, ठीक है। जो धमाल जो आपका लोक नृत्य है, आपका किस राज्य का लोक नृत्य है, धमाल। धमाल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका हरियाणा का क्या है, तो लोक नृत्य, ठीक है। इसके बाद इसका जो उत्पत्ति है महाभारत के दिनों में हुआ था, ठीक है। इतना हो गया। लेकिन अगर कुछ और लोक नृत्य को हम लोग देखें, जैसा कि आंध्र प्रदेश के कुछ लोक नृत्य को देख लेते हैं। तो जैसा कि एक आपका कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी तो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य तो नहीं है, लेकिन हाँ शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है, तो आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आपको याद रखना है वीरनाट्यम, इसके बाद लंबाडी का, ना जाने कितनों बार ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, लंबाडी, ठीक है। इसके अलावा ढिमसा की बात करेंगे तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश का है, और कोलाट्टम ये भी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे असम का पूछ जाए, असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो बिहू, बिहू को याद रखना है। ये आपका असम का लोक नृत्य के साथ साथ ये दोस्तों आपका असम का फेस्टिवल भी है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से 4 विकल्प दिए गए थे, निम्न में से कौन आपका फेस्टिवल भी है और आपका लोक नृत्य भी है, तो इसका राइट आंसर बिहू था, ठीक है। इसके अलावा बिछुआ भी याद रखना है, नट पूजा भी याद रखना है, कली गोपाल, बगरुम्बा याद रखना है, नागा नृत्य, खेल, झुमरा और हवन नई, ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। हरियाणा की बात करेंगे तो झूमर, झूमर के बाद आपका फाग, दफ, धमाल तो पूछा ही गया है। लूर, गुग्गा, गुग्गा आपसे पक्का पूछा जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया था गुग्गा के बारे में, किस राज्य का लोक नृत्य है। खोर, जागोर ये सब आपका हरियाणा का है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जवारा, जवारा, इसके अलावा मटकी भी आपका मध्य प्रदेश का है। अदा, खरा नाच, फुलपत्ती और गिरदा नृत्य आपका पूछा जाएगा। गिरदा नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में। इसके अलावा साले, लड़की, सेल, भदोनी और मंच आपका मध्य प्रदेश का क्या है, तो लोक नृत्य है, ठीक है। अभी 4 राज्यों के लोक नृत्य को देखिए, धीरे धीरे करके हम आपको पूरे 28 राज्यों का लोक नृत्य आपके मुँह जबानी पर याद करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि माई स्टोरी किस महिला के द्वारा लिखा गया है, माई स्टोरी, ठीक है। तो देखिए जो माई स्टोरी जो पुस्तक है अंग्रेजी भाषा की जो भारतीय लेखिका है, कौन, कमला, कमला क्या नाम है, तो कमला दास, ठीक है। कमला दास की आत्मकथा से संबंधित पुस्तक है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कमला दास, ठीक है, क्योंकि आपका यह महिला दिया गया था। लेकिन एक आपका जो माई स्टोरी जो बुक है, आपका एक क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, कप्तान भी पहले रह चुके हैं, माइकल क्लार्क, ठीक है। माई स्टोरी एक आपका ऑटोबायोग्राफी है फेमस क्रिकेटर का, किसका, माइकल क्लार्क। लेकिन आपको क्वेश्चन में महिला का जिक्र किया गया था, तो कमला दास ऑप्शन में भी दिया गया था, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया राजस्व घाटा क्या होता है, ठीक है। तो राजस्व घाटा की बात करेंगे तो क्वेश्चन में जैसे लगा है घाटा, ठीक है। तो जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर दे तो इसका परिणाम क्या होता है, राजस्व घाटा होता है। बजट घाटा की बात करेंगे तो ये तब होता है जब व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर राजस्व से अधिक हो जाता है, ठीक है। यह किसी देश की वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है, तो यह इससे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बजट घाटा कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे तो एक पूछा गया कि झारखंड में किस त्यौहार के बाद मवेशियों की पूजा की जाती है, ठीक है। तो वंदना पर्व या सोहराय, ठीक है। वंदना पर्व ऑप्शन में दिया गया होगा, नहीं तो सोहराय दिया गया होगा, ठीक है। ये जो आपका त्यौहार है, ये जो त्यौहार है आपका भारत के मुख्य रूप से झारखंड में, कुछ जगह पश्चिम बंगाल में, कुछ क्षेत्र असम उड़ीसा राज्यों में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ये आपका कार्तिक की अमावस्या के तथा कुछ जगहों पर ये जनवरी के माह के दौरान मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन जो गिल है उनका जो संबंध है किस खेल से है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न आपका क्रिकेट से है, ठीक है। इसके अलावा शुभमन गिल की बात करेंगे तो IPL 2023 जो हुआ था उसमें ऑरेंज कप, ठीक है, ऑरेंज कप विजेता है आपके शुभमन गिल, ठीक है। ऑरेंज कप की बात करेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए, जो लोग सबसे ज़्यादा रन मारते हैं उनको ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो 2023 के जो विजेता हैं आपके शुभमन गिल थे, जो कि आपके गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, ठीक है। इसके अलावा जो IPL 2023 जो हुआ था उसमें जो पर्पल कैप मिला था वो भी फ्रेंड्स आपके गुजरात टाइटंस के ही खिलाड़ी को मिला था, जो कि मोहम्मद शमी थे, ठीक है। मोहम्मद शमी थे। आपके दोनों जो खिलाड़ी हैं इंडिया से संबंधित थे और दोनों खिलाड़ी हैं क्रिकेट से संबंधित थे, दोनों खिलाड़ी हैं जो कि गुजरात टाइटंस से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था फ्रेंड्स, उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो पदक है किसने जीता था, किस यूनिवर्सिटी ने जीता है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंजाब जो यूनिवर्सिटी है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 का जो हुआ था आपका तीसरा संस्करण, उसमें आपका सबसे ज़्यादा पदक इन्होंने ये जीता था। कितना पदक, तो देखिए 26 पदक आपका क्या था, गोल्ड यानी कि स्वर्ण था। 17 पदक क्या था, तो वो दोस्तों आपका रजत यानी कि सिल्वर था। और 26 पदक क्या था, तो दोस्तों आपका कांस्य यानी कि ब्रोंज था, जिसे कि हम लोग 20 से इंगित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा KIYG ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में का जो आयोजन है, अधिक स्पर्धाओं का जो आयोजन है आपका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ है। लखनऊ को याद रखिएगा, वाराणसी को याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर में हुआ है। लेकिन सिर्फ जो निशानेबाजी की जो प्रतियोगिता है आपका नई दिल्ली में खेला गया था। ये आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आपका पदक तालिका रहा, जिसपे प्रथम स्थान पर आपका पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग PB भी कहते हैं। और कुल 69 पदक इसने जीता है, 26 स्वर्ण, 17 रजत, 26 कांस्य। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड स्थान की बात करेंगे तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, जो कि अमृतसर में पड़ता है, 68 पदक इसने जीता है। जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की बात करेंगे तो 32 पदक इसने जीता है। ठीक है, तो इन सभी पदकों को आपको याद रखने की जरूरत है, बार बार पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना है किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नौजवान भारत जो सभा है, नौजवान भारत जो सभा है उसका जो स्थापना है आपका भगत सिंह के द्वारा किया गया है। तो भगत सिंह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सभा है एक आपका वामपंथी संगठन था, जिसने मजदूर और किसान युवाओं को एक साथ इकट्ठा करके आज़ादी मांगी थी। ठीक है, यह आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिस्सा था। ब्रिटिश सरकार ने 1929 में इस एसोसिएशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा JP सैंडर्स की हत्या और मेयर के षड्यंत्र में सदस्य थे, जहाँ संगठनों के सदस्यों ने रेल कर्मियों के बीच हमले की कोशिश की थी। बाद में समूह का जो अखिल भारतीय युवा लीग में इसे विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध है जो कि कौन से वाद्य यंत्र से है। ठीक है, प्रश्न का जो लैंग्वेज है आपका अलग दिया गया था, पूछा गया था इनमें से कौन सितार वादक हैं। तो पंडित रविशंकर आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक हैं और संगीतकार हैं। ठीक है, इनको 1999 में, कब 1999 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या है, भारत रत्न। ठीक है, तो 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अन्य वाद्य यंत्रों के कुछ प्रसिद्ध कलाकार को देखें तो सरोद। ठीक है, सरोद की बात करते हैं तो ये एक वाद्य यंत्र है जिसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं। बहुत बार न जाने यहाँ से कब किस शिफ्ट में प्रश्न पूछ दिया जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जरूर पूछा जाएगा। तो सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित जो आपके व्यक्ति हैं अमजद अली खां हैं, इसके अलावा आशीष खां हैं, राजीव तारानाथ है। ठीक है, इसमें से अमजद अली खां को आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। संतूर की बात करेंगे तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, राहुल शर्मा हैं, भजन सोपारी है, इसके अलावा इत्यादि है। ठीक है, भजन सोपारी के बारे में अभी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। सारंगी की बात करेंगे तो वो सुल्तान खां, पंडित राम नारायण। ठीक है, पंडित राम नारायण को याद रखना है। इसके अलावा शकूर खां को याद रखना है, शकूर खां। ठीक है, इन सभी का संबंध है जो कि आपका सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा एक फ्रेंड से पूछा गया था भित्री मंदिर। ठीक है, भित्री मंदिर आपका कहाँ स्थित है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो भित्री मंदिर का जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन एक भितरगांव जो मंदिर था जो कि आपका फर्स्ट ट्रिप में पूछा गया था, जो कि आपका लखनऊ में था, भितरगांव मंदिर। ठीक है, लखनऊ के आपका जो कानपुर शहर है दोस्तों, आपका लखनऊ के कानपुर बोल रहे हैं। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर है वहाँ पर दोस्तों आपका भित्री मंदिर आपका जो था आपका स्थित था। ठीक है, चलिए, तो ये सभी जो प्रश्न फ्रेंड्स आज के आपके कब देखे गए हैं, तो थर्ड शिफ्ट में देखे गए। ठीक है, जो कि आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। बाकी जो भी प्रश्न आपका 1 से 2 प्रश्न छूट गए होंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे। PDF आपको आज का सभी शिफ्टों का टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको SSC 2023 के सभी एग्जामों का, सभी शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं, जो कि 100% रियल प्रश्नों का PDF है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिया है, उसका रिव्यू भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम रिव्यू आपको कल परसों है जो कि प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो रिव्यू हम लेते नहीं हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको आवश्यकता है तब लिया जाएगा। ठीक है, मात्र 59 रुपये में आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर में से किसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके